हेलो गाइस, आप सब अच्छे होंगे इसी उम्मीद के साथ आज की क्लास में फिर आपके साथ में उपस्थित हैं बच्चों। आज हम आपको बताने वाले हैं द्विगु समास। समास की हमारी लगातार सीरीज चल रही है। आप सभी क्लासेज को जरूर देखें बच्चों और वीडियो को लाइक करें, अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। देखिए आज की क्लास में हम बहुत ही आसान तरीका से आपको सिखाने वाले हैं बच्चों कि द्विगु समास क्या होता है। देखिए आप टॉपिक डालेंगे द्विगु समास, बहुत ही आसान तरीका से आपको बताया जाएगा, आराम से आपको समझ में आ जाएगा। जो उदाहरण मोस्ट हैं, जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं और जिनको पूछा जा सकता है, जो एग्जाम में आ सकते हैं, उनको मैं यहां पर अच्छे से समझा दूंगा। आराम से आपको समझ में आ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए दोस्तों, इसका एक सूत्र है, वो आप नोट कर लीजिए और उसी से हम समझाएंगे कि द्विगु समास होता क्या है। तो आप सबसे पहले लिखें संख्या पूर्वो द्विगु। ये हमारा सूत्र है बच्चों। देखिए सूत्र लिख रहा है संख्या पूर्वो द्विगु। नाम देखो, यहां पर नाम स्पष्ट है, यहां पर बिल्कुल स्पष्ट नाम दिया हुआ है कि संख्या यदि पूर्व में है तो वो द्विगु समास है। यानी संख्या पूर्वो द्विगु अर्थात संख्या यदि पूर्व में है तो ऐसा समास हमारा द्विगु समास कहलाता है। ठीक है ना, ये हमारे सूत्र में स्पष्ट लिखा हुआ है। इसको मैं थोड़ा सा आपको स्पष्ट करता हूं कि इसका क्या तात्पर्य है। देखिए बच्चों, यहां पर आप लिख सकते हैं इस समास के अंदर जो प्रथम पद होगा वो प्रथम पद आपका संख्यावाची होगा। क्या होगा? संख्यावाची होगा, इस बात को ध्यान रखना। और दूसरा जो पद होगा, ठीक है, दूसरा पद या जिसको हम कहते हैं उत्तर पद, दूसरा पद कोई भी संज्ञावाची होगा बच्चों। क्या होगा? संज्ञावाची। ठीक है, तो इस समास को हम क्या कहेंगे? द्विगु समास कहेंगे। तो ऐसे समास को हम द्विगु समास कहते हैं, या ऐसा समास द्विगु समास कहलाता है। देखिए अब स्पष्ट समझ में आ गया होगा। यानी कि ऐसा समास जिसमें पहला पद संख्या वाला हो, कोई भी संख्या हो सकती है, ठीक है ना, जैसे कि अष्ट, सप्त, नव, दश, कोई भी संख्या हो सकती है उसमें, गिनती, ठीक है ना, कोई भी हो सकती है। इसके अलावा दूसरा जो पद होगा हमारा द्वितीय पद, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों? उत्तर पद कहते हैं। यदि वो संज्ञावाची है, संज्ञा आप जानते ही हैं, किसी भी रूप में कोई भी संज्ञावाची पद हो सकता है, तब हम दोनों को मिलाकर के जो समस्त पद बनाएंगे वो हमारा होगा द्विगु समास के अंतर्गत। तो ये होता है हमारा द्विगु समास, संख्या पूर्वो द्विगु, अर्थात संख्या यदि पूर्व में है तो ऐसा समास हमारा द्विगु समास कहलाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कि भाई हमारा द्विगु समास क्या होता है। तो ये सूत्र आप नोट करेंगे, अर्थ आप लिख लेंगे। प्रथम पद संख्यावाची, दूसरा पद संज्ञावाची हो तो ऐसे समास को द्विगु समास कहते हैं। ये आपको लिख लेना है। इसके बाद में इसमें कुछ मोस्ट फैक्ट हैं, उनको भी हम यहां पर बता देते हैं। तो यहां पर आप मोस्ट फैक्ट्स के नाम से यहां आप टॉपिक डाल सकते हैं। तो आप लिखेंगे, देखिए सबसे पहले बहुत ही महत्वपूर्ण बात लिखेंगे, यह समास सदैव नपुंसक लिंग एक वचन या स्त्रीलिंग एक वचन, स्त्रीलिंग एक वचन में होता है। देखिए यहां पर मैंने लिखा है कि यह समास सदैव नपुंसक लिंग एक वचन में रहेगा। यानी कि जब हम समास करेंगे उसके बाद में जो हमारा पद बनता है, समास वाला पद, वो पद या तो नपुंसक लिंग एक वचन में रहेगा। ठीक है, 90% नपुंसक लिंग एक वचन में ही इसके उदाहरण होते हैं। इसके अलावा इसमें कुछ उदाहरण आपके स्त्रीलिंग में भी हो सकते हैं, यानी कि स्त्रीलिंग एक वचन में भी कुछ उदाहरण आपको मिल सकते हैं। ठीक है, विशेष परिस्थितियों में इसमें कुछ उदाहरण आपको पुल्लिंग में मिल सकते हैं। ठीक है ना, पुल्लिंग में भी इसमें कुछ उदाहरण मिल सकते हैं। तो यहां नोट कर सकते हैं, कुछ परिस्थितियों में
पुल्लिंग में भी उदाहरण मिल सकता है, ऐसा आपको नोट कर लेना है। कुछ परिस्थितियों में इसमें पुल्लिंग में भी उदाहरण मिल सकता है। यह सामान्य सी जानकारी है जो आपको यहां पर ध्यान में रखनी है, ठीक है। इसके बाद में इसमें विग्रह वाली बात आपको काफी महत्वपूर्ण अच्छे से समझनी है। जब इसमें हम विग्रह करेंगे तो विग्रह करते समय दोनों पदों को देखिए, लिख लीजिए आप, विग्रह करते समय दोनों पदों को संख्या के आधार पर षष्ठी विभक्ति में लिखकर आगे समाहारः पद जोड़ दिया जाता है, ठीक है। जगह कम है थोड़ा सा, इसलिए आप समझ जाना। देखिए कुछ यहां पे विग्रह करते समय दोनों पदों को संख्या के आधार पर देखेंगे, उसके बाद में उसमें हम षष्ठी विभक्ति लगाएंगे। षष्ठी विभक्ति में उस पद को लिख करके बाद में हमें समाहारः ऐसा जोड़ देना है। समाहार है, समाहार का मतलब होता है समूह। ये पद मतलब जो हमारा समास होता है ये समाहार अर्थ में होता है, समूह अर्थ में होता है। ये बात भी आप समझ सकते हैं। तो इसमें जो मेन बातें थी बच्चों वो मैंने यहां पर लिखवा दी हैं, अच्छे से आप समझ गए होंगे। प्रथम पद संख्यावाची होगा, दूसरा पद संज्ञावाची होगा, उसको हम द्विगु समास कहेंगे। यह समास सदैव नपुंसकलिंग एक वचन में या फिर स्त्रीलिंग एक वचन में होगा। इसके बाद में कुछ परिस्थितियों में इसमें एकाध उदाहरण आपको पुल्लिंग में मिल सकते हैं। इसके बाद में विग्रह करते समय दोनों पदों को संख्या के आधार पर आपको देखना है। उसके बाद में षष्ठी विभक्ति में लिख करके दूसरे पद में आपको समाहार जोड़ देना है, ठीक है ना। अभी उदाहरण हम देखेंगे तो आपको आराम से एकदम क्लियर समझ में आ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इतना नोट करो फटाफट, उसके बाद में हम आगे उदाहरणों को देखते हैं। चलिए लिखिए। देखिए बच्चों, अब हम देखते हैं इसके जो मुख्य उदाहरण हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या पहले पूछ लिए गए हैं। चलिए एक एक को हम देख लेते हैं। सबसे पहला उदाहरण लिखेंगे आप सप्तदिनम। सप्तदिनम, देखिए ये हमारा उदाहरण है। अब देखो यहां उदाहरण को देखकर ही आप स्पष्ट समझ सकते हैं। हमने कहा कि भाई पहला पद संख्यावाची होगा, दूसरा पद संज्ञावाची होगा। तो यहां पर देखिए पहला पद ये रहा और दूसरा पद ये रहा, यानी पहला पद है आपका सप्त, क्या है सप्त, और दूसरा पद है आपका दिन, ठीक है ना। तो सप्त आपको पता है संख्यावाची शब्द है और दिन हमारा संज्ञावाची शब्द है। तो ऐसी परिस्थिति में हमने कहा कि भाई द्विगु समास होता है, ठीक है ना। तो यहां समझ में आ गया होगा कि भाई सप्त दिनम में द्विगु समास है। इतना तो क्लियर हमारे समझ में आ गया, क्योंकि संख्या पहले दे रखी है, बाद में संज्ञावाची शब्द है, तो निश्चित रूप से यहां द्विगु समास होगा। अब बात आती है इसका विग्रह कैसे करेंगे। तो विग्रह हम लिख रहे हैं इसका। तो विग्रह में हमने कहा कि भाई संख्या देख लेंगे, उसके बाद में आप उसमें षष्ठी विभक्ति लगा देंगे। तो यहां पर आप सप्त शब्द में षष्ठी का रूप लिखेंगे, तो इसका रूप चलेगा सप्तानाम, क्योंकि बहुवचन की बात है। अब सात है तो भाई सात कोई भी चीज हो सकती है, तो बहुवचन के अंतर्गत ही आएगी, निश्चित सी बात है। यदि एक होता तो एक शब्द हमारा, ठीक है, एक वचन में चलेगा। तो यहां सात है तो सात बहुवचन का बोधक है, ठीक है ना, ऐसे। इसके बाद में आप यहां पर देखेंगे तो सात शब्द को बहुवचन में चलाएंगे, सप्तानाम, दिनानाम, समाहार है। इस तरह से इसका विग्रह हो जाएगा बच्चों। हमने कहा ना कि देखो षष्ठी विभक्ति में लिखना है, तो षष्ठी विभक्ति में हमने लिख दिया सप्तानाम दिनानाम समाहार है। तो यहां पर हो गया 7 दिनों का समूह। 7 दिनों का जो समूह होता है हमारा, उसको कहते हैं सप्ताह, ठीक है, सप्ताह। अगला लिखेंगे त्रिभुवनम। त्रिभुवनम, तो यहां बनाएंगे त्रयाणाम भुवनानाम समाहार लिखते जाएंगे अब, ठीक है। इसके बाद में पंचपात्रम। पंचपात्रम, पंचानाम पात्राणाम, पंचानाम पात्राणाम समाहार है, ऐसे लिख देंगे आप। इसके बाद में पंचरात्रम भी एक हमारा उदाहरण आता है इसमें। यदि रात्रि शब्द से पहले यदि संख्यावाची शब्द आता है तो रात्रि रात्र में बदल जाता है, ऐसा समझो आप सीधा सीधा, ठीक है ना। तो यहां पर बन जाएगा हमारा, देखिए पंचानाम रात्रिणाम
समाहारः, इस तरह से बनेगा ये। इसके बाद में चतुर्युगम, मोस्ट उदाहरण है सारे के सारे, तो यहां लिखेंगे आप चतुर्नाम युगानाम समाहारः। ठीक है, अब देखो एक उदाहरण है हमारा, इसमें पुल्लिंग वाला आ रहा है, इसमें सप्ताह है। देखो ये सप्ताह है। अब सप्ताह का मतलब क्या होता है? 7 दिनों का समूह होता है। तो एक तो सप्त दिनम हम कहते हैं और एक सप्ताह ऐसा भी हम कह सकते हैं। तो यहां हम विग्रह करेंगे सप्तानाम अहनाम समाहारः। अहन दिन होता है, ठीक है ना, तो यहां पर अहनाम सप्तानाम अहनाम समाहार सप्ताह। ऐसे यदि 2 दिनों का समूह होता द्वय है, ऐसा हम बोलते, त्रयः 3 दिनों का समूह, इस तरह से हम इसमें लिखते हैं। इसके बाद में आगे उदाहरण लिखेंगे आप, इसमें पंचवटी, मोस्ट उदाहरण है पंचवटी। तो यहां लिखेंगे आप पंचानाम वटानाम समाहारः, पंचवटी। ठीक है ना, इसी तरह लिखेंगे इसमें त्रिलोकी। हमने कहा कुछ उदाहरण स्त्रीलिंग में रहेंगे, तो इसमें त्रिलोकी में लिखेंगे त्रयाणाम लोकानाम समाहार है। त्रयाणाम लोकानाम समाहार है, तो लिखेंगे त्रिलोकी। यहां पर पंचानाम वटानाम पंचवटी। इस तरह से इसमें उदाहरण आपके बन जाते हैं। इसमें एक आध उदाहरण और हमें लिखने हैं जो कि मोस्ट उदाहरण है, इसलिए उनको भी आपको लिख लेना है। मैं यहां ऊपर से मिटा देता हूं, ठीक है ना, ऊपर तो आपने लिख ही लिया होगा, यहां से मैं साफ कर देता हूं और यहां 1-2 उदाहरण और मैं नोट कर देता हूं। ठीक है, देखिए इसके बाद में यहां पर एक उदाहरण आता है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी, ठीक है, अष्टाध्यायी। ठीक है, अष्टाध्यायी बहुत बड़ा ग्रंथ है। ठीक है, आप जानते होंगे अष्टाध्यायी किसका ग्रंथ है, बताइए? पाणिनि जी का बहुत बड़ा ग्रंथ है अष्टाध्यायी। ठीक, देखिए अब यहां पर विग्रह कैसे करेंगे, तो विग्रह में लिखेंगे अष्टानाम, अष्टानाम अध्यायानाम, अध्यायानाम समाहार है। अष्टानाम अध्यायानाम समाहार है, 8 अध्यायों का समूह कहलाता है अष्टाध्यायी। क्या कहलाता है? अष्टाध्यायी। इसके बाद में एक उदाहरण लिखें शतावधि। शतावधि, तो इसमें लिखेंगे शतानाम अब्दानाम समाहार है। ठीक है, एक लास्ट उदाहरण और लिख लो पंचतंत्रम, पंचतंत्र। तो यहां लिखेंगे पंचानाम तंत्राणाम समाहार है। इस तरह से यहां पर हमने आपको जितने भी मोस्ट उदाहरण हो सकते हैं हमारे हिसाब से, वो मैंने सारे के सारे यहां पर लिखवा दिए हैं, समझा दिए हैं। आप देख सकते हैं अष्टाध्यायी, शतावधि, पंचतंत्रम, पंचानाम तंत्राणाम समाहार है। पंचतंत्रम बन जाएगा पंचपात्रम, पंचरात्रम, चतुर्युगम, सप्ताह है, पंचवटी, त्रिलोकी। इस तरह से हमने सारे उदाहरण आपको बता दिए, समझा दिए हैं। आराम से आप इनको देख लीजिए, नोट्स बना सकते हैं या फिर वीडियो देख करके भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है ना, तो आज के इस सेशन में हमने जाना बच्चों द्विगु समास क्या होता है। संख्या पूर्व द्विगु, यदि पहले आपको संख्या मिले बाद में संज्ञा पद मिले तो ऐसा समास हमारा द्विगु समास होता है। इसके बाद में हमने इसमें कहा कि यह समास सदैव नपुंसकलिंग एकवचन या फिर स्त्रीलिंग एकवचन में प्रयुक्त होता है। कुछ विशेष परिस्थितियों में इसमें पुल्लिंग वाला भी पद मिल सकता है। इसमें समाहार जोड़ दिया जाता है, संख्या देख ली जाती है, षष्ठी विभक्ति में उसको बना देते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि आपको शब्द रूप भी आने चाहिए। शब्द रूप नहीं आएंगे तो आप षष्ठी का रूप कैसे लिखोगे बताइए। इसलिए कुछ शब्द रूप आप याद करके चलिए। हमने बार बार ये हर वीडियो में बताया है कि भाई जैसे राम का है, रमा का है, नदी का है, पितृ का है, गुरु शब्द है, या फिर इसके अलावा तत् शब्द है और किम शब्द है। ये मोस्ट हमारे शब्द हैं, इनको तो आप जरूर याद करें, हर जगह आपके लिए ये
उपयोगी होंगे। तो इस तरह से आज की क्लास में हमने ये सारी चीज़ समझ ली है। उम्मीद करते हैं आप अच्छे से समझ गए होंगे बच्चों। यदि क्लास अच्छी लगती है तो लाइक जरूर किया करें, और कोई भी सवाल है तो कमेंट में आप जरूर पूछें। आपके हर प्रश्न का जवाब मैं निश्चित रूप से दूंगा। और वीडियो को जरूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। अगली क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम, धन्यवाद, नमस्कार।